अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें सॉल्व तो आपने वैसे ही करना है यहाँ तक। इसके बाद एक नई चीज़ आ गई है, वही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स जो कि हमने अपने एक्सरसाइज नंबर 10.1 में किए थे। बहुत ही आसान है, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले कि अपना हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। वो मैंने यहाँ नहीं किया क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। आप काफ़ी दफ़ा पहले कर चुके हैं। हमारा वाई सी ये आ गया, ठीक है। फिर हम वाई पी फाइंड करते हैं। वाई पी में हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ और ये इधर आके डिवाइड हो जाता है। देखिए पहले डी की शक्ल में नहीं लिखे हुए, फिर आप पहले इसको डी की शक्ल में लिख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। थर्ड डेरिवेटिव है तो डी क्यूब, सेकेंड है तो 3d² और 7d + 5 × y, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हो गए। हमने चेक किया कि हमारा कौन सा केस बन रहा है। ये बन रहा है हमारा केस नंबर 4, प्रोडक्ट की टर्म्स है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 तो कांस्टेंट तो उसको बाहर निकाल लिया, e⁻⁻x को भी यहाँ लिख लिया, cos 2x। अब देखिए हमारा ए क्या है, ए हमारा है -1, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया d-1 के साथ, ठीक है। अगर जैसे होता -3x तो आप लिख देते d-3 का क्यूब। अगर होता है e⁻3x ऐसे होता तो फिर आप लिख देते d+3, -3x होता तो d-3। अब हमारा क्या था e⁻⁻x, तो क्या लिख देंगे d-3। तो अब देखिए इनको हम करेंगे सिंप्लीफाई। क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे। देखें ये मैंने साइड पे सॉल्व किए हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो हमारा बनेगा वो बने ये d3 + 4d। अब हमारा ये बन गया केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड ही बना है ना, कॉस वाला। तो इसको आगे सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, बहुत इजी है। क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, और cos 2x है तो e⁻2iota x। कुछ भी होता है जैसे cos 3x तो आप लिखते हैं e⁻3iota x। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर हम क्या करते होते हैं, जो भी चीज़ है इसको पुट करके देखते हैं। अगर नीचे ज़ीरो आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे फर्स्ट डेरिवेटिव। मैंने पुट करके देखा तो आंसर 0 आ रहा था, ये देखिए। तो मैंने फिर इसको क्या किया, ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया। फिर अगेन हम उसमें पुट करके देखते हैं, तो जब ज़ीरो नहीं आता तो वो हमारा सोल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये देखें, रियल पार्ट x cos e⁻2iota x की जगह आपने ये लिखा, तो ये आपका बन गया वाई पी, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जब जनरल सोल्यूशन लिखते हैं तो कैसे लिखते होते हैं, y = yc + yp। आपने सारी yc लिखा, ये वाला जो हमने स्टार्ट में फाइंड किया हुआ है, प्लस हमने क्या लिखा, yp लिखा। ये इसके साथ माइनस है ना, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। अब आपने देखना है क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, वो ये हैं कि y(0) = 2, y'(0) = -4 एंड y'(0) = -2। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ज़रा सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो फिर पता नहीं चलता, मिस्टेक ढूंढने में सारा टाइम लग जाएगा आपका। जब आप इसको करें सिंप्लीफाई तो बहुत अच्छे से ध्यान से इसको करते जाएं। अब हमारा है y(0) = 2। इट मीन्स के जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे, 0, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2। तो मैंने यहाँ लिखा सारा c1 e⁻0 + e⁻0 c2 cos 2 0 + c3। आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे जो टर्म्स 0 हो रही है वो तो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे sin 0 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया। cos 0 1 होता है तो इसलिए, और एक किसी भी नंबर के कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2 = c1 + c2। नेक्स्ट देखें, हमें चाहिए पहला डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हम इस इक्वेशन का लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, -c1 e⁻⁻x। अब इन पे देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले इनको खोल लें, एक ये टर्म बन जाएगी और एक ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। और ये दोनों इसमें दो दो एक्स वाले यूज़ हो रही हैं, तो इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो वो मैंने सारा किया है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव्स वाला बहुत अच्छे से आराम आराम से इसको ध्यान से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये इसके दो टर्म्स इसकी बन गई जब मैंने डेरिवेटिव लिया। जैसे देखें, इसका लिया e⁻⁻x का तो वो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी वैसे। फिर मैं लूँगी cos 2x का तो उसका -2 sin 2x होगा ना,
बाकी सारे ऐसे आ जाएंगे। फिर मैंने लिया इसका, इसके भी 2 टर्म्स नहीं बनेगी। फिर हम इसमें देखिए 3 आ रहे हैं, एक्स आ रहा है, ई रेस्ट पर माइनस एक्स आ रहा है, cos 2x आ रहा है। तो इस पर 3 वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा एक्स के साथ, बाकी दोनों ऐसे, फिर एक दफ़ा ई रेस्ट पर माइनस एक्स का, बाकी दोनों वैसे, फिर ये cos 2x का और बाकी दोनों वैसे हैं। ये सारा मैंने सॉल्व किया है, इक्वेशन है। कोई कन्फ्यूजन होगी ना तो आप इससे चेक करते जाना, साथ साथ सॉल्व करते जाना और साथ चेक करते जाना। फिर देखें कि इसमें क्या है, जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ -4। तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना है y डबल डैश 0 इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है जो आपने ये y डैश फाइंड किया है इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगेन करेंगे तो फिर एक टर्म ये होगी, 2 टर्म्स यहाँ से बनेगी, 2 टर्म्स यहाँ से बनेगी, 2 यहाँ से बनेगी और आपके पास 2 ही यहाँ से बनेगी और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। क्योंकि अगर 2 आपके पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं एक्स वाले तो उसका प्रोडक्ट रूल होगा तो 2 टर्म्स पे अप्लाई होगा। 3 है तो 3 टर्म्स बन दी जाएंगी। देखिए इसका जब मैंने डेरिवेटिव खोला है तो आपके पास इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है, तो आपने मैच करना है और आराम आराम से इसको करना है। मतलब इसमें आपने गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि गलती हो गई तो आपका सारा आगे वाला काम, ये जो वैल्यूज़ निकालनी है, गलत हो जाएंगी। तो फिर मैंने ये सारी निकाली, देखिए कितनी बड़ी बन गई हैं ये वाली यहाँ तक, ठीक है। तो अब फिर वही वाला काम, जहाँ x है वहाँ 0 और जहाँ y है वहाँ -2। तो ये देखें सारी मैंने बुक की। एक चीज़ हो रहा है कि जो साइन वाली टर्म्स है ना वो तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। साइन वाली काफ़ी सारी ये और cos वाली 6 उनके साथ आ जाएंगे। ये होगी थर्ड। अब आपको पता है कि हमें तो चाहिए C1 C2 C3 की वैल्यूज़। एक्चुअली आपने जिस मर्ज़ी मेथड से आपको इजी लगे आप C1 C2 C3 की वैल्यूज़ निकालें। मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 ले ली, वो क्या थी C1 + C2 इज़ इक्वल टू 2। उसको मैंने उठा के पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वो है C1 + C2, देखिए -2 C3 इज़ इक्वल टू 2 है। ऐसे ही है ना, ये देखिए ये वाली चीज़ ये जो आ रही है आपके पास, तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी C3 की। देखिए C3 मैंने फाइंड कर लिया 0। आप जिस मर्ज़ी मेथड से आप कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 4 वाली अब देखें, अब जो C3 0 आया उसको मैंने पुट कर दिया सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में पुट करेंगे तो 2 ये वाली बन जाएगी, थर्ड में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी। फिर आगे ये 4 और 5 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से C1 की वैल्यू निकाली, इसमें पुट की, सॉल्व किया तो C2 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। So C1 C2 C3 substitute all values in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में C1 भी 0 आया है, C2 2 आया है, C3 0 आया है। देखिए मैं इसमें बताती हूँ आपको कहाँ पुट करनी है आपने वैल्यूज़। यहाँ C1 0, C2 0, तो ये टर्म सॉरी C2 की जगह 2, तो ये बन जाएगा 2 e⁻⁻x cos 2। और C3 वैसे ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगी और बाकी ये ऐसे कैसा है। ये बन गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिर्फ थोड़े से लेंथी हैं। इनको आज आपने अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.2 को कंप्लीट करना है। कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको 10.3 एक नया टॉपिक है जो कि करवाऊँगी। 10.1 में आपने सिर्फ किए हैं होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व, जिसमें एम स्क्वायर और जिस तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड करते थे केसेस होते हैं। 10.2 में हमने 4 केसेस डिस्कस किए हैं। कौन कौन से किए हैं, पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड अगर आपके पास ट्रांसेंडेंटल मतलब साइन कॉस की शक्ल में आ जाए, थर्ड आपने किया था पॉलिनोमियल, और फोर्थ है कि इनका कोई भी प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं अगर आपके पास शामिल हो जाएं तो इसको कैसे करते हैं। तो ये आज आपके 10.2 कंप्लीट होनी चाहिए।